कि जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। कि जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। अक्सर वही पाते हैं कामयाबी जिंदगी में। अक्सर वही पाते हैं कामयाबी जिंदगी में जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो जय हिंद साथियों, मां भारती के लाडलों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो अब आपको भी क्या करना है, खामोशी से अपनी जो मेहनत है उसको करते रहिए। लोगों को जवाब आपका जो सिलेक्शन होगा, आपकी कामयाबी होगी, वो खुद ब खुद दे देगी। कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो आपकी कामयाबी भी शोर मचाएगी, हमारी यही आशा है और शुभकामनाएं हैं। तो 17 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत कम टाइम आपके पास बचा है। इस टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत है, प्रैक्टिस पेपर्स की जरूरत है, मॉडल पेपर की जरूरत है। और उसके अंदर हम आपको मॉडल पेपर करा रहे हैं। एक मॉडल पेपर हो चुका है, दूसरा मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं। बिल्कुल आर्मी का जो पेपर का पैटर्न होगा उसी के ऊपर हमारे मॉडल पेपर आधारित है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो सामान्य ज्ञान की मैं क्लासेस ले रहा हूं 60 क्वेश्चन की, वो भी आपको देखनी है। वहां पे मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। इसके अलावा जो क्लास शुरू करते हैं हम, शुरू में हम 2-5 जो टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक लेते हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आर्मी एग्जाम के सामान्य ज्ञान का जो भाग होता है वहां पे। तो वो क्लास भी आपको मिस नहीं करनी है। 60 क्वेश्चन डेली का प्लस जो मैं टॉपिक करा रहा हूं छोटे छोटे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी आर्मी विज्ञान की भी क्लासेस हो चुकी हैं और चल रही हैं, गणित और तर्क शक्ति भी क्लासेस चल रही हैं। अगर वो भी आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम को पूरा कोर्स कवर कराने की हमारी कोशिश रही है और हमने उसमें क्या करी है, सफलता भी हासिल करी है। अब हमारे मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं, क्योंकि पहले ही कहा था हमने कि लास्ट के 7-8 दिन में हम आपको मॉडल पेपर कराएंगे और मॉडल पेपर भी एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड कराएंगे, ठीक है। क्योंकि जो प्रैक्टिस पेपर ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर दिए थे उसी को बेस बना के, और जो पिछले जो अग्निवीर जीडी के पेपर हुए थे उसी को बेस बना के हमने क्या करे हैं, मॉडल पेपर तैयार करे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप जैसे ही हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो 50 रुपए की ई बुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, हमारी आर्मी जीडी की, ट्रेडमैन की, क्लर्क की, सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। टॉपिक वाइज हम उसमें टेस्ट ले रहे हैं, जैसे कि आविष्कार हो गया, मानव रोग हो गए, धातु अधातु हो गया, अयस्क हो गया, कोशिका हो गई, यानी कि सारे टॉपिक वाइज टेस्ट डले हुए हैं 20-20, 25-25 क्वेश्चंस के। वो आप जाके टेस्ट दीजिए। इसके अलावा हम क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कराते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से जाके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम डेली का 40 से 50 क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्विज के रूप में कराते हैं। तो एक कंप्लीट प्रैक्टिस आपको अगर करनी है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करने का सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा क्लासेस आपको डेली का लेनी है, स्पेशली जो मॉडल पेपर और जो 60 क्वेश्चन डेली का है वो तो आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। ये जो मॉडल पेपर जो मैं आपको करा रहा हूं इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल और ऐप दोनों के ऊपर अपलोड कर दी जाती है। तो जैसे ही क्लास खत्म होगी और अपलोड होगी आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और ऐप के ऊपर, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो हमने इसको क्लास को वैसे आपको पिछली क्लास देखी होगी मॉडल पेपर की, 4 भागों में आपके आता है। पहला भाग आता है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और उसके बाद आता है तर्क शक्ति, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसके संस्थापक कौन थे? सैयद अमजद खान, मोहम्मद इकबाल, आगा खान या नवाब सलीमुल्लाह खान। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान, ठीक है। ये क्या थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क्या थे? संस्थापक थे। अब एक इंपॉर्टेंट और होती है कि स्थापना कब हुई थी इसकी, ठीक है। इसकी स्थापना की हम बात करें तो स्थापना हुई थी 1906 के अंदर। कब हुई थी? 1906 के अंदर हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। और कहां पे हुई थी? तो ढाका। कहां पे हुई थी? ढाका। जो प्रेजेंट में कहां पे हम बात करें, ढाका प्रेजेंट में है बांग्लादेश में। कहां पे है प्रेजेंट के अंदर? बांग्लादेश में। तो वहां पे क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, ढाका बांग्लादेश में है अभी प्रेजेंट में, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पे कि क्या थी? भारत की पहली मुस्लिम पार्टी थी, ठीक है। क्या थी? भारत की पहली मुस्लिम पार्टी थी, पहली मुस्लिम पार्टी थी। और एक इंपॉर्टेंट और है, आपको पता होनी चाहिए कि 14 अगस्त 1947 को इस पार्टी को क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था, ठीक है। क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था। कब कर दिया गया था?
14 अगस्त 1947 को, ठीक है, क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। किसको? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया था। उसके दो चार कारण थे। एक तो था पाकिस्तान को जो बन गया था राष्ट्र, उसका निर्माण, उसमें भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। इसके अलावा जो हिंदू मुसलमान में सांप्रदायिक भेदभाव है, उसका भी जो एक दो मेन रीजन थे, इसके कारण 14 अगस्त 1947 को उसको क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। इसके अलावा देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा सैयद अहमद खान है, ठीक है। क्या है? सैयद अहमद खान। ये कौन थे? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कौन थे? अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक थे, ठीक है। अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है, कौन है उसके संस्थापक? अहमद खान, ठीक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थी। तो सैयद अहमद खान ने किसकी स्थापना करी थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने करी थी। कब करी थी? 1906 के अंदर। कहां पे? ढाका में। ढाका कहां है प्रेजेंट में? बांग्लादेश में है। भारत की पहली मुस्लिम पार्टी थी और 14 अगस्त 1947 को इस पार्टी को क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैंने दो तीन चीजें आपको बताई है ये आपको पता नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, आप एक क्या दे रखे हैं यहाँ पे? कुछ दे रखे हैं, जैसे बंगाल का विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, सूरत का विभाजन 1907, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली बनाना 1909। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित नहीं हुआ, यानी कि काम तो वही हुआ है लेकिन उसका सन गलत दे रखा है। तो इनमें देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 के अंदर हुआ था, ये ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना भी मैंने आपको जस्ट बताया कब हुई थी? 1906 में हुई थी। सूरत का विभाजन भी कब हुआ था? 1907 के अंदर ही हुआ था। लेकिन भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनाई गई थी? भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली 1909 में नहीं बनाया गया था। कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 1911 में। कब बनाया गया था? 1911 के अंदर बनाया गया था भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट हो रहा है कि उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? तो उस टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है। वायसराय थे भारत के लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है। कब से कब तक थे ये? तो हम बात करें तो 1910 से 1916 तक थे, ठीक है। क्या थे? भारत के वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग। और बंगाल के विभाजन के टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 की कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? फोर्थ, क्योंकि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में बनाई गई थी, 1909 में नहीं बनाई गई थी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त किससे संबंधित है? यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर इनमें से रेड और एमहर्स्ट यानी कि जो प्लेग आयुक्तों की हत्या के, विधानसभा बम प्रकरण, करजन वाइली की हत्या या जनरल डायर की हत्या, इनमें से किस प्रकरण में वो शामिल थे? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। विधानसभा जो बम प्रकरण था उसके अंदर क्या थे? ये दोनों अभियुक्त बने थे, भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। कब हुआ था बात करें हम तो ये हुआ था 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। और ये क्यों हुआ था, यानी कि उन्होंने बम क्यों फेंका था विधानसभा में? तो उन्होंने क्या करा था? एक बिल का विरोध कर रहे थे। वो किसका कर रहे थे? एक बिल का विरोध कर रहे थे। वो कौन सा बिल था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास जैसे स्टार्ट होगी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, अगर कोई कमेंट नहीं आएगा तो। अगर आपको पता है कि कौन सा बिल था तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम फेंका था, वो कौन से बिल के विरोध में फेंका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था। तो देखिए 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। और आज ही के दिन यानी कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। आज का ही वो काला दिन था 1919 में, जब क्या हुआ था? ये हत्याकांड हुआ था, ठीक है। हम बात करें जलियांवाला बाग कहां पे है? जलियांवाला बाग है अमृतसर में। कहां पे है? अमृतसर के अंदर है, ठीक है। कहां पे है? अमृतसर में है, ठीक है।
इसके अलावा 1917 के अंदर क्या हुआ था, तो 1917 के अंदर गांधी जी ने क्या करा था, सत्याग्रह आंदोलन करा था। कहां पे, चंपारण में। जो इंडिगो किसान थे, उनके जो अंग्रेज थे, उनके साथ क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे इंडिगो किसानों के ऊपर। तो वहां पे गांधी जी ने क्या स्टार्ट करा था, सत्याग्रह आंदोलन शुरू करा था। तो 1917 के अंदर क्या करा था गांधी जी ने, सत्याग्रह आंदोलन। क्या करा था, सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, ठीक है। तो हम गांधी जी के कुछ और आंदोलन है प्रसिद्ध, उनकी बात कर लेते हैं। जो आपको पता होना चाहिए। पहला तो हो गया कौन सा, 1917 के अंदर। ठीक है, एक हम बात कर लेते हैं दूसरा 1905 के अंदर कौन सा हुआ था। तो 1905 के अंदर क्या करा था उन्होंने, वो करा था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा करा था 1905 में, स्वदेशी आंदोलन करा था। ठीक है, कौन सा, स्वदेशी आंदोलन। यानी कि आप क्या करना था, स्वदेशी चीजों का उपयोग करना था, विदेशी चीजों का क्या करना था, हमें त्याग करना था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो 1920 से 1922, 1920 से 1922 तक उन्होंने क्या करा था, असहयोग आंदोलन करा था। कौन सा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट और हम बात करें तो 1942 के अंदर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करा था। कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये गांधी जी के क्या थे, कुछ आंदोलन थे, पता होने चाहिए आपको कि गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। तो 1917 के अंदर तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था। कहां पे, चंपारण के किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, किसमें, जो इंडिगो के किसान थे उनमें। ठीक है, नील की खेती करते थे उनके ऊपर। 1905 में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया था, और 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये प्रमुख है, वैसे तो और भी हैं लेकिन ये प्रमुख है जो आपको पता होने चाहिए। और जलियांवाला बाग का नरसंहार कब हुआ था, 1919 के अंदर, 13 अप्रैल 1919 के अंदर। इसके अलावा देखिए एक इंपॉर्टेंट और अगर हम बात करें तो इस टाइम पे, यानी कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब भारत के वायसराय कौन थे। ठीक है, क्या, भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय उस टाइम पे। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी, 1951, 1950, 1955, 1956। तो पहली कब हुई थी, 1951 से 1956 तक। ठीक है, 1951 से 1956 तक क्या थी, पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो चुकी है 1951 से लेकर अभी तक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा बौद्ध साहित्य का उदाहरण है, पुराण, जातक, वेद या उपंग। इनमें से बौद्ध साहित्य का उदाहरण कौन सा है, तो वो है जातक। क्या है, बौद्ध साहित्य का उदाहरण जातक। जातक क्या है, बौद्ध धर्म के लोगों का क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है। क्या है ये, एक पवित्र ग्रंथ है जातक। ठीक है, और इसमें क्या है, 500 कहानियां हैं लगभग। क्या है, 500 कहानियां हैं। कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे, उनके जो पुराना जन्म था, ठीक है, पिछला जन्म, उसके बारे में कुछ चीजें हैं। तो ये क्या है, इनका पवित्र ग्रंथ है जिसमें 500 कहानियां हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध की। ठीक है, गौतम बुद्ध की जब भी बात हो तो आपको 5-6 चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, 5-6 चीजें तो पता होनी ही चाहिए गौतम बुद्ध के बारे में। एक तो इनका बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ गौतम था। बेसिकली सिद्धार्थ कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, सिद्धार्थ कहते थे। ठीक है, पहली चीज। जन्म कहां पे हुआ था, ठीक है, दूसरी जरूरी चीज है जन्म कहां पे हुआ था। जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में। ठीक है, कहां पे है, लुम्बिनी। ये कहां पे है, कपिल वस्तु में। ठीक है, कहां पे है लुम्बिनी, कपिल वस्तु के अंदर है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, दूसरी चीज हम बात करें, इनके पिता कौन थे।
तो इनके पिता थे शुद्धोधन, महाराज शुद्धोधन। ठीक है, पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। माता की बात करें, माता कौन थी? महामाया। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था। ठीक है, क्या नाम था? महामाया। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये यूं मान लीजिए क्विक रिवीजन चीजें दे रहा हूं मैं आपको, तो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें, इनकी पत्नी का नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, पत्नी। इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। इनके पुत्र था एक, पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था पुत्र का? राहुल। ये तो हो गई परिवार की बात। पिता शुद्धोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। ठीक है, इसके अलावा एक स्थान की बात तो हमने कर ली, जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जगह और है जहां पे इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो अगर हम बात करें ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहां पे हुई थी? बोध गया में। ठीक है, और बोध गया में भी पीपल के वृक्ष के नीचे बताया जाता है। कहां पे हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, आगे चले। ये हो गई ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था? ठीक है, पहला जो कहते हैं सरमन, यानी कि पहला उपदेश कहां पे दिया था? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहां पे दिया था? सारनाथ के अंदर। ये कहां पे है? यूपी में है। ठीक है, कहां पे होता है? यूपी के अंदर सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था? अपना पहला उपदेश यानी कि सरमन दिया था। और लास्ट हम बात करेंगे कि मृत्यु या महापरिनिर्वाण कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, मृत्यु को वो कहां हुई थी? तो वो हुई थी कुशीनगर। कहां पे? कुशीनगर में। ठीक है, तो ये चीजें थी। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमारा तो क्वेश्चन था कि कौन सा बौद्ध साहित्य का उदाहरण है, तो वो तो जातक था, पवित्र ग्रंथ है, 500 कहानियां हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु के अंदर। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, कहां पे? पीपल के वृक्ष के नीचे। पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। और महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। तो महात्मा बुद्ध का ये एक संक्षेप विवरण मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्या बताया? संक्षेप विवरण बता दिया है। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको ये पता होना ही चाहिए। ठीक है, जो मैंने बताया है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लास्ट टाइम पे इतना याद कर लोगे तो काफी होगा आपके लिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन करा चुका हूं वैसे तो मैं आपको, पिछली क्लासेस अगर आपने देखी होगी तो। निम्नलिखित में से किन्हें गुरुदेव के रूप में भी जाना जाता है? यानी कि गुरुदेव किसका उपनाम है? तो मैंने भी आपको बताया ना कि मैं 60 क्वेश्चन कराता हूं और उससे पहले कुछ टॉपिक कराता हूं। ये टॉपिक मैं वहां करा चुका हूं, भारत के प्रमुख व्यक्तित्व और उनके उपनाम। ठीक है, और उनके जो उन्होंने क्या दिए थे? नारे दिए थे। ठीक है, वर्ड्स दिए थे, वो सारा मैं करा चुका हूं। तो आपको वो क्लासेस जाके देखनी है। तो मॉडल पेपर की क्लासेस और जो 60 क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्लासेस तो आपको लेनी ही लेनी है। और इस क्लास को एंड तक देखना है, पूरा मॉडल पेपर आपको सोल्व करना है, मैं करा दूंगा। फिर एक बार आपको खुद को भी करना है। ठीक है, तो गुरुदेव की संज्ञा किसी थी? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, भगत सिंह या रविंद्रनाथ टैगोर? तो गुरुदेव किन्हें कहा जाता था? रविंद्रनाथ टैगोर को। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी किसने थी? महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, अपोजिट है। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। इसके अलावा महात्मा गांधी के कुछ और उपनाम भी थे, जैसे इन्हें क्या कहा जाता था? राष्ट्रपिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राष्ट्रपिता कहा जाता था। इसके अलावा और क्या कहा जाता था? बापू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बापू कहा जाता था। इसके अलावा इन्हें क्या कहा कहते थे? नंगा फकीर कहते थे। क्या कहते थे? नंगा फकीर भी कहा जाता था। और एक और इनका उपनाम था अहिंसा के पुजारी। क्या था? अहिंसा के
पुजारी, ठीक है। तो ये क्या थे, बापू के कुछ उपनाम थे, महात्मा गांधी के अहिंसा के पुजारी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय का उपनाम क्या था, इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, पंजाब केसरी कहा जाता था, किसे, लाला लाजपत राय को, ठीक है। इसके अलावा भगत सिंह को कहा जाता था शहीद ए आजम, क्या कहा जाता था, शहीद ए आजम कहा जाता था, ठीक है। ये इनका उपनाम था, शहीद ए आजम भगत सिंह और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से हैं, तो भारत के दो वीरता पुरस्कार कौन कौन से, तो देखिए वीरता पुरस्कार हैं उसके दो श्रेणी में दिए जाते हैं। कौन कौन सी श्रेणी, एक तो होती है युद्धकालीन वीरता पुरस्कार या शौर्य पुरस्कार, तो एक तो होती है कौन सा, युद्धकालीन, यानी कि युद्ध के दौरान, ठीक है। इसके अंदर जो पहला होता है वो होता है परमवीर चक्र, कौन सा होता है, परमवीर चक्र, ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है परमवीर चक्र। दूसरा जो होता है वो होता है महावीर चक्र, और तीसरा होता है वो होता है वीर चक्र, ठीक है। ये तो होता है युद्धकालीन वीरता के लिए। दूसरा होता है वो होता है शांति काल के दौरान, ठीक है, यानी कि जब युद्ध ना हो। शांति काल वीरता पुरस्कार, ठीक है। शांति काल वीरता पुरस्कार में पहला कौन सा होता है, पहला होता है अशोक चक्र, कौन सा होता है, पहला अशोक चक्र होता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है कौन सा, कीर्ति चक्र, और तीसरा कौन सा होता है, शौर्य चक्र, कौन सा होता है, शौर्य चक्र। तो ये दो क्या है, श्रेणियां हैं। पहली है युद्धकालीन वीरता के लिए दिया जाता है, दूसरा है शांतिकाल वीरता या शौर्य पुरस्कार। तो इसमें देखिए युद्धकालीन के अंदर तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र, और शांतिकाल के दौरान कौन सा है, अशोक चक्र। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट के अंदर परमवीर चक्र व अशोक चक्र है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दोनों हैं एक कैटेगरी के पहले पहले, ठीक है। अब जो बच्चे परमवीर चक्र और महावीर चक्र लगा देंगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों श्रेणी को देखना है, ठीक है। शांति काल को भी देखना है और युद्धकालीन भी देखना है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमवीर चक्र व अशोक चक्र, ठीक है। इसमें जो परमवीर चक्र है वो ज्यादातर मरणोपरांत दिया जाता है। युद्ध काल के अंदर जो हमें वीरता दिखाते हैं हमारे सैनिक, उन्हें दिया जाता है, बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है उनके लिए, उनके परिवार के लिए, क्योंकि देश के लिए काम आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप कह तो सकते हैं कि वो ऐसा है, वीरता है, फलाना है, डिमकाना है, लेकिन जब बात देश की आती है और अपनी जान की आती है, तो जो जान को हथेली में लेके आपके लिए लड़ जाता है वही क्या कहलाता है, एक देश का सच्चा सिपाही कहलाता है। और आप भी वही बनना चाहते होंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर बनेंगे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हिस्ट्री का। देखिए कि राणा सांगा 1527 ईस्वी में बाबर से किस युद्ध में पराजित हुआ था, तो आपको पता ना चाहिए राणा सांगा कहां का था, मेवाड़ का था, ठीक है, मेवाड़ का था। और बाबर से 1527 ईस्वी में किस युद्ध में पराजित हुआ था, खानवा के युद्ध में, ठीक है। कहा, किस युद्ध में, खानवा में। खानवा कहां पे, तो आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक गांव है खानवा, ठीक है। आगरा से 35 किलोमीटर दूर है क्या, खानवा गांव, वहां पे ये युद्ध हुआ था। एक गांव है खानवा, ठीक है, वहां पे युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके अलावा देखिए पानीपत, तो पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, जो पानीपत का पहला युद्ध था वो किसके बीच में हुआ था, वो हुआ था बाबर वर्सेस किसके हुआ था, दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी। कौन था, इब्राहिम लोदी, उसके बीच में हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर चैंपियन कौन बना था, यानी कि जीता कौन था, तो बाबर क्या बना था, विजय हुआ था, ठीक है, चैंपियन बना था, ठीक है। और इसी के साथ क्या हो गई थी, जो लोधी वंश था उसकी क्या हो गई थी, वंश खत्म हो गया था, ठीक है, यानी कि लोधी वंश समाप्त हो गया था, ठीक है, लोधी वंश समाप्त हो गया था, ठीक है। ये हुई कब थी,
हम बात करें तो ये हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ठीक है। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, बाबर वर्सेज किसके है? इब्राहिम लोदी के, जो दिल्ली का सुल्तान था। इसमें बाबर विजय हुआ था और लोदी वंश का समापन हो गया, यानी कि समाप्त हो गया था लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना किसने करी थी? बहुलूल लोदी ने करी थी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कि भारत की पहली रेलगाड़ी जो मुंबई और ठाणे के बीच 1853 में चली थी ने कितनी दूरी तय की? तो एक क्वेश्चन का आंसर तो इसी में आगे आपसे पूछ ले कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 में चली थी। देखिए एक तो आपको ये क्वेश्चन के अंदर ही वो आपको क्या दे रहा है, एक क्वेश्चन और दे रहा है। तो 1853 में चली थी। कितने किस किस के बीच में चली थी ये पूछ रहे, तो मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। कितना चली थी? तो 34 किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर, ठीक है, चली थी, ठीक है, 1853 के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्रांति वाला, कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, VKRV राव या MS स्वामीनाथन? तो माना किसे जाता है? वर्गीज कुरियन को माना जाता है, ठीक है। किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। इसके अलावा जो श्वेत क्रांति थी इसे क्या कहा जाता है? एक नाम और है इसका, क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम दिया गया है इसे? ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है श्वेत क्रांति को, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर S राधाकृष्णन, GV मावलकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। अब कुछ और चीजें इनके बारे में हम बात करें तो ये क्या थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक है। क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले भी पहले व्यक्ति थे, ठीक है। क्या थे? पहले व्यक्ति थे। अब आप में से कोई बताएगा कब मिला था इन्हें भारत रत्न? 1954 में। कब मिला था? 1954 को इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। इसके अलावा हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति। इन्हें भारत रत्न कब मिला था? ये भी भारत रत्न पाने वाले थे व्यक्ति, लेकिन इन्हें कब मिला था? 1962 में, 1962 के अंदर इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा हम बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था? इन्हें मरणोपरांत मिला था, ठीक है। कब मिला था? मरने के पश्चात 1990 के अंदर, ठीक है। कब मिला था? 1990 में, ठीक है, 1990 में। और क्या मिला था? मरणोपरांत मिला था, ठीक है। मरणोपरांत भारत रत्न 1990 में डॉक्टर BR अम्बेडकर को मिला था, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है और इंपॉर्टेंट है। विश्व का कौन सा देश कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? कॉफी का। तो ये तो आपको आंख मीच के पता होना चाहिए, ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। USA किसका है? मक्का का, ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक है। क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत को बात करें तो भारत किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? दूध और दालों का, ठीक है। और अगर हम बात करें भारत के चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यूपी को, ठीक है। किसको? यूपी को भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही सिंपल और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि भारत में जनगणना करते समय किसका नाम सर्वप्रथम आएगा? तो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज ऑलवेज बी और प्रेसिडेंट। कौन होते हैं हमारे? राष्ट्रपति क्या होते हैं? पहले नागरिक होते हैं देश के, ठीक है। तो जनगणना करते समय किसका नाम सर्वप्रथम आएगा? हमारे महामहिम राष्ट्रपति का। वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कल की क्लास में मैंने बताया था। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। तो ये आ गया सब आज की क्वेश्चन का जो सामान्य ज्ञान है उसका लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1928 में, 1930 में, 1932 में, 1942 में।
तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। 1930 में हुई थी, कहां पे हुई थी? कनाडा के हैमिल्टन शहर में, ठीक है। कहां पे हुई थी? कनाडा के हैमिल्टन शहर में, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में खेले गए थे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो यहां पे सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 15 क्वेश्चन किसके? सामान्य विज्ञान के। तो सामान्य विज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है वो है एनीमोमीटर का मापने के काम में आता है, यानी कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, दूध की शुद्धता, पवन का वेग, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? पवन का वेग माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? पवन का वेग मापा जाता है, एयर की वेलोसिटी मापी जाती है, ठीक है। अब आप बताएंगे कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, पाक चूर्ण बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी मैं आपको एक क्लास के अंदर कंप्लीट करा चुका हूं, क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद जाके देखना है। तो पाक चूर्ण को क्या कहते हैं? खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने का सोडा, ठीक है। वो कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा हम बात करें कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, जिसे क्या कहा जाता है? नीला थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला थोथा। मैंने आपको रासायनिक नाम और इनके जो मूल नाम होते हैं वो बताया था, यानी कि जो व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम उसमें मैंने आपको सारा कराया था ये, ठीक है। तो नीला थोथा होता है वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, तो हम साधारण नमक खाते हैं ना, वो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको क्या कहते हैं? साधारण नमक, ठीक है। क्या होता है ये? साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। कास्टिक सोडा, क्या होता है? कास्टिक सोडा कहते हैं जिसे NaOH, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसके अलावा मैंने आपको इनके जो फॉर्मूले हैं वो भी लिखवा दिए हैं, ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये मैंने आपको स्पेशली क्लास लेके कराया था, ठीक है। स्पेशली एक क्लास ली थी, इसकी पूरी तत्वों के जो लैटिन नेम है और इसके अलावा इनके प्रतीक यानी कि सिंबल हैं, ठीक है वो। तो यहां पे देखिए सोडियम का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का प्रतीक IR, Fe, Na या Ge, तो वो होता है Na, ठीक है। क्या होता है? Na क्यों होता है? सोडियम तो SODIUM होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है? नाइट्रियम होता है। क्या होता है? नाइट्रियम होता है। तो इसका लैटिन नाम है नाइट्रियम और वहां के शुरू के 2 अक्षर Na क्या लिया जाता है? इसका सिंबल लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें Ge किसका होता है? जर्मेनियम का, ठीक है। किसका होता है? जर्मेनियम का सिंबल होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें IR होता है इरिडियम का, ठीक है। किसका होता है? इरिडियम का सिंबल होता है। एक इंपॉर्टेंट और रह गया, Fe किसका होता है? तो Fe होता है आयरन का, ठीक है। Fe होता है आयरन का। इसका लैटिन नेम क्या होता है? फेरम। क्या होता है लैटिन नेम इसका? फेरम। और इसके शुरू के 2 अक्षर Fe को क्या लेते हैं? इसका प्रतीक लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको एक क्लास के अंदर करा दिया है, ठीक है। मलेरिया फैलाने वाला परिजीवी का वहन करने वाला है, यानी कि उसका वाहक क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर, नर एनाफिलीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर, नर एडीज मच्छर। तो देखिए मादा एनाफिलीज मच्छर क्या है? वाहक होती है किसका? मलेरिया का। इसके अलावा जो मादा एडीज मच्छर है किसकी वाहक होती है? डेंगू का, ठीक है। किसकी? डेंगू की वाहक होती है कौन सी? मादा एडीज मच्छर, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चले नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बादल छाई रातें बादल रहित रातों के मुकाबले गर्म होती है, क्यों? कि बादल क्या करते हैं? आसमान से ठंडी लहरों को जमीन पर चलने से रोकती है, धरती से निकलती गर्मी को प्रत्यावर्तित करती है, गर्मी उत्पन्न करते हैं और धरती की ओर विकिरण करते हैं, वायुमंडल की गर्मी को अवशोषण धरती की ओर भेजती है, ठीक है। तो देखिए जो बादल होते हैं वो क्या करते हैं? जब बादल होते हैं तो रात गर्म होती है और जब बादल नहीं होती तो रात ठंडी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो धरती की गर्मी होती है
वो जब बाहर निकलती है रात को, तो अगर बादल होंगे तो वो क्या करेंगे, उसको वापस प्रत्यावर्तित करके धरती पे भेज देंगे तो गर्म ही रह जाएगी। लेकिन अगर बादल नहीं रहेंगे तो ये जो गर्मी है ये कहाँ चली जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी और धरती पे क्या हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, धरती से निकलती गर्मी को क्या कर देते हैं, बादल प्रत्यावर्तित कर देते हैं, उनको वापिस धरती पे भेज देते हैं, जिससे गर्मी हो जाती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा, बर्ड फ्लू का। ठीक है, किसका, बर्ड फ्लू का। बर्ड फ्लू बीमारी जो प्रभावित करती है और फैलती है, तो आंख मीच के बोल देंगे मुर्गी से फैलती है। ठीक है, किससे, मुर्गी से। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत प्रवाह की यूनिट है। देखिए मात्रक वाला हो गया यूनिट, तो विद्युत प्रवाह की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, कैलोरी, डेसिबल या एंगस्ट्रॉम। तो वो होती है एम्पियर। ठीक है, क्या होती है, एम्पियर होती है। इसके अलावा कैलोरी किसकी होती है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी की। ठीक है, किसकी, एनर्जी की। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, डेसिबल किसकी यूनिट होती है, डेसिबल होती है तीव्रता, किसकी, तीव्रता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, इंटेंसिटी। ठीक है, अगर हम बात करें एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम किसकी होती है, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य की। किसकी, तरंग दैर्ध्य की, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत प्रवाह की यूनिट क्या है, एम्पियर। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, एक्स किरणें पार नहीं हो सकती हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्स रेज होती है वो किसे पार नहीं हो सकती, लकड़ी से, मानव अस्थि से, मांस से या त्वचा से। तो आप याद करिए, एक्सरे कराते किसका है, हड्डियों का कराते हैं। हड्डियां दिखती है ना एक्सरे के अंदर, त्वचा वचा कुछ नहीं दिखता, लेकिन हड्डियां दिखती है। तो एक्सरे किससे पार नहीं हो सकती, मानव अस्थियों से। ठीक है, मानव अस्थि से। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हड्डी टूटती है तो हमेशा एक्सरे कराया जाता है, क्योंकि एक्सरे में हड्डियां आ जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लकड़ी का जलना, बर्फ का गलना, पत्तियों का जलना, प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इसमें क्या होता है, नया पदार्थ, दो पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो इनमें से लकड़ी का जलना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश का संश्लेषण भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बर्फ का गलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, अवस्था और रंग में परिवर्तन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्फ गल के पानी बन गई तो क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो बर्फ का गलना किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का। ठीक है, किसका है, हम बात करें तो ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी तीनों किसके हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चले आगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है, थर्मोस्टेट, स्टेबलाइजर, कंप्रेसर या फ्रीओन। तो वो कौन करता है, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या करता है कि एक जो फिक्स टेम्परेचर होता है वो उसके को क्या करता है, नियंत्रित रखता है, कंट्रोल में रखता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, देखिए ऑप्शन 4 में दिख रहा है फ्रीओन। तो फ्रीओन क्या होती है, फ्रीओन होती है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl2F2। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, थर्मोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रेशम कीट का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो जो अध्ययन वाले क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर में, सेरिकल्चर में, एपीकल्चर में या फाइकोलॉजी में। तो किया जाता है सेरिकल्चर में। ठीक है, रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरिकल्चर। इसके अलावा हम बात करें फ्लोरिकल्चर, तो जो फूलों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, फूलों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट एपीकल्चर किसे कहते हैं। तो देखिए पिछले मॉडल में भी हमने क्वेश्चन लिया था एपीकल्चर का, जो मधुमक्खी पालन होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो जो शैवाल होते हैं, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो गया इसमें, दूसरा, सेरिकल्चर। रेशम कीट का जो अध्ययन होता है उसे सेरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कारण या परिणाम नहीं होता। सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई पड़ना, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। तो इनमें से जो सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना है,
ये अपवर्तन के कारण नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश के प्रकिरण के कारण होते हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। बाकी तीनों किसके कारण होते हैं? रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं, लेकिन जो लाल दिखाई पड़ता है ये स्कैटरिंग के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये एग्जाम्पल है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकिरण के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकिरण के कारण होता है। ठीक है, बाकी तीन इसके कारण होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नायलॉन पैराशूटों के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है? वजन में हल्का होता है और मजबूत होता है। नायलॉन बहुत ही मजबूत होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का तो आपको देखते ही क्या आना चाहिए? आंसर पता होना चाहिए। जैसे देखिए नेक्स्ट है फुल फॉर्म। एलईडी बल्ब में शब्द एलईडी निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? लाइट एनर्जी डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डिस्क, लो एनर्जी डायोड। तो किसके लिए होता है? एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है लास्ट आज की क्लास का जो सामान्य विज्ञान है उसका लास्ट क्वेश्चन। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी होती है? तो इसमें से कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है? तो वो होती है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या होती है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? शक्ति ग्रह, यानी कि पावर हाउस। क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, जहां से उससे एनर्जी मिलती है। इसके अलावा लाइजोसोम्स को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली, सुसाइटल बैग्स कहा जाता है। सुसाइडल बैग्स क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली, यानी कि सुसाइडल बैग्स कहा जाता है किसे? लाइजोसोम को। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राइबोसोम। तो यहां पे क्या होते हैं? जो सामान्य विज्ञान है उसके भी 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 15 क्वेश्चन किसके? गणित के, और फिर 5 क्वेश्चन होंगे तर्क शक्ति के। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हमारी जो मैथ के 15 क्वेश्चन होंगे उसमें पहला क्वेश्चन है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सर ने आपको कराए भी हैं, क्लासेस हुई है हमारी गणित और तर्क शक्ति की। ठीक है, उसमें करवाए हैं, और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई है जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है कभी कभी, तो ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका होता है ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो यहां से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर हम बात करें a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो ये क्या होता है? ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जो फॉर्मूला है, जो पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड कराई है टेलीग्राम चैनल और हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी, उसमें जाके 10 से 12 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके एग्जाम के लिए वो हमने दिए हैं आपको पीडीएफ में। वो आपको क्या करना है? याद कर लेना है, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33। एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 120 मीटर हो तो बताएं कि 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए जो बच्चे क्या करेंगे, इसको बेसिक से करने की कोशिश करेंगे ना, उनको तो लगेगा टाइम ज्यादा। वो क्या करेंगे? पहले ट्रेन की लंबाई दे रखी है और टाइम दे रखा, तो पहले ट्रेन की स्पीड निकालेंगे और फिर 180 जो मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो फिर ट्रेन की लंबाई को और 180 मीटर को जोड़ेंगे, फिर उसकी जो स्पीड है, ठीक है, उससे उसका डिवाइड देंगे ट्रेन की स्पीड से, फिर टाइम निकालेंगे। इतना क्यों करना है? डायरेक्ट देखिए, क्या देखिए कि 120 मीटर, कितना? 120 मीटर को कितने में कर रहा है? वो 5 सेकंड में कर रहा है। समझिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूं उस चीज को समझिएगा। 120 मीटर जो लंबी ट्रेन है वो एक बिजली के खंभे को, तो मैंने कल भी एक क्वेश्चन कराया था कि बिजली का खंभा है उसकी कोई लंबाई नहीं होती, यानी कि ट्रेन खुद की लंबाई को ही पार कर रही है। वो कितने मिनट में, कितने सेकंड में पार कर रही है? 5 सेकंड में। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या बोल रहा है कि 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई? 180 मीटर। ट्रेन की लंबाई हो गई कितनी? 120 मीटर। तो टोटल कितनी हो गई? 300 मीटर। तो अगर 120 मीटर को पार करने में 5 सेकंड लग रहा है तो कुल प्लेटफॉर्म को पार करने में, यानी कि खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई? 300 मीटर को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? 5/120 गुणा 300। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 6 दूना 12, 6 पंजे 30, यानी कि 25/2 जिसे लिख सकते हैं हम 12.5। 12 सही, 1/2
सेकंड लगेंगे। बिल्कुल सिंपल में करवा दिया। एक बार फिर से सुनिएगा कि एक ट्रेन क्या कर रही है, बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि वो खुद की लंबाई को कितने समय में कवर कर रही है, पार कर रही है 5 सेकंड में, ठीक है। यानी कि 120 मीटर लंबाई 5 सेकंड में पार कर रही है। अब 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 180 मीटर तो किसकी लेंथ है, प्लेटफॉर्म की, प्लस 120 मीटर किसकी लेंथ है, ट्रेन की। वो खुद की को भी तो पार करेगी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी कि 300 मीटर को पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो 120 5 सेकंड में, तो 300 को निकालेंगे तो 5/120 गुणा 300 तो आ जाएगा 12.5 सेकंड, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें ट्रेन की स्पीड निकालने की जरूरत कहां पड़ रही है, बच्चे ट्रेन की स्पीड निकालने में लगे रह जाएंगे। आपको देखना है कि क्वेश्चन को सिंपल से सिंपल कितना सिंपल आप कर सकते हैं। चीजों को आप जितना सिंपल रखेंगे आपके लिए वो क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर उतना ही सिंपल होता चला जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि वह सबसे लंबा बांस कितने मीटर का होगा जिसे 100 वर्ग सेंटीमीटर वर्गाकार क्षेत्र में रखा जाता है। देखिए उसने खुद ही बोल दिया कि 100 वर्ग सेंटीमीटर वर्गाकार क्षेत्र, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा कितना, 100 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, ए स्क्वायर। वो किसके बराबर है, 100 के। यहां से हम वर्ग की भुजा निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर के बराबर आ जाएगी ना। अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो वो दे रखा है हमें 100, ठीक है। तो यहां से भुजा आ जाएगी 10 मीटर। अब वह सबसे लंबा बांस कितने मीटर का होगा। अब लंबा का मतलब लंबाई नहीं, आप 10 लगाओगे तो गलत हो जाएगी। लंबाई का मतलब है उसका डायगोनल, यानी कि विकर्ण निकालना है हमें। सबसे लंबा होगा विकर्ण, ठीक है, भुजा नहीं होगी, भुजा तो चारों बराबर होती है। विकर्ण लंबा होगा। और वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है, आपको पता होगा, a√2, ठीक है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, ठीक है, a√2। ए क्या होता है, भुजा होता है। तो यहां से देखिए ए कितना दे रखा है हमें, हमने लिखा है 10 और √2, ठीक है, √2। और अभी तो नहीं, आप छोटे क्लास में आपने एग्जाम दिया होगा तो √2 की वैल्यू आपको वो पुट करके देता था, ठीक है, कि √2 की वैल्यू निकालनी है, कितनी रखनी है। तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 1.414। एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 14.14 मीटर, ठीक है। 14.14 मीटर क्या होगी, सबसे लंबा बांस होगा, ठीक है। कितने का, 14.14 मीटर का। बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या करा है उसने, क्या दे रखा है कि 100 वर्ग मीटर वर्गाकार क्षेत्र, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा ए होती है तो ए स्क्वायर बराबर 100 दे रखा है। यहां से भुजा निकाल ली 10। अब बच्चे भुजा निकाल के 10 आउट निकाल देंगे, फर्स्ट ऑप्शन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भुजा सबसे लंबा क्षेत्र नहीं होता, सबसे लंबी नहीं होती, क्योंकि भुजा तो वर्ग की चारों बराबर होती है। जो वर्ग का विकर्ण होता है वो सबसे ज्यादा लंबा होता है। तो विकर्ण क्या होता है वर्ग का, वो होता है a√2। क्या होता है, a√2। ए होती है भुजा, भुजा √2। तो 10 इंटू √2, √2 की वैल्यू होती है 1.414, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35। यदि चतुर्भुज के कोणों की माप हमें दे रखी है, x का मान निकालना है। आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, कोणों का योग होता है चतुर्भुज के 360 डिग्री, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन होगा, अब देख लीजिए यहां क्या दे रखा है, 4x डिग्री प्लस 5x प्लस 10 डिग्री प्लस 7x माइनस 20 डिग्री प्लस 6x प्लस 18 डिग्री बराबर किसके हो जाएंगे, 360 डिग्री के, ठीक है। किसके हो जाएंगे, 360 डिग्री के। कुछ नहीं करना, सोल्व करना है। 4 और 5 9, 9 और 7 कितना हो गया, 16, 16 और 6 22, कितना हो गया 22, यानी कि 22x। यहां पे देखिए कितना है, 10 और 8 28, 28 में से 20 गए तो प्लस का 8 डिग्री बराबर कितना है, 360 डिग्री। यहां से देखिए 22x बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस हम करेंगे 8 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 352 डिग्री। अब यहां से डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी 352 डिग्री बटा 22 करेंगे तो आ जाएगी 16 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 16 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 16 डिग्री है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में था क्या, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ही नहीं करना है आपको। एक फॉर्मूला है कोणों का योग, चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। क्या होता है, 360 डिग्री, किसके, चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है एक और, क्वेश्चन नंबर 36। कितने वर्षों में एक राशि 4 गुना हो जाएगी यदि साधारण ब्याज दर 15% है। अब इसमें देखिए आप कैसे सोचते हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए मान लीजिए अमाउंट क्या होता है, वैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू टी इंटू आर बटा 100। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है लेकिन इससे कर सकते हैं आप। अब एस आई, अब यहाँ पे देखिए वो क्या बोल रहा है कि 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना का मतलब 1 गुना तो पी दे रखा है, 3 गुना उसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो एस आई के लगे क्या लिख सकते हैं, 3 पी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 गुना हो गया बराबर पी, टी कितना है 15, आर हमें निकालना है बटा 100। पी से पी चला गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 20 पंजे 100। यहां से निकालेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल, जो फॉर्मूला होता है उसी से करा दिया मैंने आपको। बस आपको यह पता होना चाहिए कि 4 गुने का मतलब यहाँ 4 नहीं लिखना है, 4 गुना का मतलब है 1 गुना तो राशि है, 3 गुना उसका ब्याज हो गया, यानी कि राशि कितनी हो गई खुद की, 4 गुना हो गई वैसे। ठीक है, इसका अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है वो होता है n-1 इंटू 100 आर इंटू टी। ठीक है, अब यहां पे देखिए n कितना है 4 गुना, तो 4 माइनस 1 गुणा 100, आर कितना है 15 इंटू टी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 100, 15 नीचे आ जाएगा बटा 15 बराबर टी, काटा पीटी कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 20 पंजे 100। तो यहां से भी टी कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। आपकी मर्जी पड़े, आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 मेथड आपको बता दिए हैं। सिंपल अगर आपको फॉर्मूला आता है फॉर्मूले वाले मेथड से कर सकते हैं, अगर आप ट्रिक लगाना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 100 लिया है मल्टीप्लाई में, ये आर का जो परसेंटेज है उसको हटा के लिया है। ठीक है, ऐसे नहीं लेना कि आपको 15/100 कर लेंगे आर का, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 का मतलब है ये क्या है, जो आर का परसेंट हटेगा, इसलिए इधर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी, 5 व्यक्ति होंगे, 5 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वह कार्य कितना दिन में पूरा करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि M1D1 बराबर M2D2 वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसको तीनों में लेंगे। H1 के लिए भी मैंने आपको बोला था कि H1 भी होता है जहां पे दे दे, तो फॉर्मूला क्या होगा, M1D1 H1 किसके बराबर होगा, M2D2 H2 के। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, M1 यानी कि व्यक्ति कितने हैं, तो 5, डी यानी कि कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, कितने घंटे, 6 घंटे, बराबर M2 कितने हैं, 8 व्यक्ति, कितने में, D2 हमें निकालना है, गुणा H2 यानी कि कितने दिन घंटे कर रहे हैं काम, 4 घंटे। अब क्या करना है, कुछ ही नहीं करना, काटा पीटी करनी है और सोल्व करना है। तो देखिए यहां से 8 से 8 कट गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये देखिए कितना हो जाएगा, D2 अगर हम यहां से निकालेंगे 5 तिया 15/2 यानी कि 7.5 दिन, 7 सही 1/2 दिन के अंदर वो क्या करेंगे, कार्य पूर्ण कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, 7.5 दिन, बिल्कुल सिंपल सा है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर घंटे नहीं देता तो हम किस में करते, M1D1 में, अगर घंटे दे दिए तो M1D1 H1 भी लगा देंगे। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलें आगे, अगला देखिए क्वेश्चन एज रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी पूछता है एज से। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 3:5 है। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, उनकी आयु का अंतर क्या है। तो देखिए यहां पे हम बात कर लेते हैं, तो मान लिया ए की वर्तमान आयु कितनी है, 3x है, और बी की वर्तमान आयु क्या मान ली हमने बी की वर्तमान आयु मान ली 5x। ठीक है, अब वो बोल रहा है 6 साल बाद, बाद का मतलब हमेशा प्लस आगे, तो आगे का मतलब होता है प्लस करेंगे 6 साल, प्लस करेंगे 6 साल, अगर पहले देता तो माइनस करते। ठीक है, कितनी है, 2:3। ये लीजिए क्वेश्चन यही सोल्व हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 9x + 18 बराबर हो जाएंगे किसके, 10x + 12 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 को इधर ले जाएंगे, 9 को इधर ले जाएंगे, तो इंप्लाइज दैट यहां से हो जाएगा 10x - 9x बराबर 18 - 12। तो यहां से हम क्या करने देख सकते हैं, x की वैल्यू आ गई 6, क्या आ गई 6। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, हमें पूछा है उनकी
आयु का अंतर क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या अनुपात दे रखा है 3:5। अभी अनुपात में अंतर कितना है 2 का, कितने का अंतर है 2 का, और कितना है 1, x बराबर कितना है 6, तो 2:1 बराबर 6, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आई तो देखिए उनकी आयु क्या हो जाएगी, यहां से 3:5 यानी कि ए की आयु कितनी हो जाएगी 18 साल, और बी की आयु कितनी हो जाएगी 6×5 = 30 साल। अभी दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो वो भी 12 साल ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है एक और, यदि 5x - 5y बराबर 5 और x/x+y बराबर 5/7 हो तो x - y होगा। अब देखिए इसको मैं सबसे सिंपल मेथड आपको करना बताऊं तो मेरी तरफ से तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये सेकंड वाला देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है x/x+y कितना दे रखा है 7 दे रखा, तो यहां से देखिए रेशियो दे रखी, तो x बराबर में क्या दे दिया 5 दे दिया, क्या दे दिया 5 दे दिया, और x+y 7 दे रखा है। अगर हम x को 5 पुट करते हैं तो x+y 7 है, तो x 5 है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि 5 + 2 7। अब इसको यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें चेक कर सकते हैं कि 3x कितना दे रखा 5 - y 5 × 2 बराबर है 5 आना चाहिए, 5 दिया 15 - 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि क्या हो गया 5 बराबर कितना हो गया 5, LHS बराबर हो गया RHS की, तो यानी कि हमारे x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 5, x बराबर 5, और y की वैल्यू कितनी हो गई, y बराबर हो गया 2 के। अब पूछा क्या है देखिए क्वेश्चन में पूछा x - y क्या होगा, x - y यानी कि 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दे लीजिए, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस चीजों को बोल रहा हूं ना मैं, जितना सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे रेशियो में x बराबर 5 दे रखा, तो हमने अज्यूम कर लिया 5 होगा। यहाँ पे x + y 7 है, तो यानी कि x 5 है तो y 2 होगा। इसमें पुट करके हमने चेक भी करा है बाकायदा, आपके मन में डर नहीं होना चाहिए कि गलत हो गया, चेक करा है वो क्या हो रही है इक्वेशन सही हो रही है, तो यानी कि वैल्यू सही है, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 3। ठीक है, अगला देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसका तो आप क्या ही गलत करोगे, अगर ये भी गलत कर दिए तो फिर सही कौन सा करोगे। देखिए क्या दे रखा हमें 0.00042 बटे में क्या करना है 0.06। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 के बाद 0 है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, ये कर लीजिए बिल्कुल सीधा, वैसे तो बच्चों का काम है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इंटू कर लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, 6 कम 6 7 छिकी 42 कर लीजिए। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 7/1000। अब देखिए बटे में कितने हैं 3 जीरो, यानी कि ऊपर पॉइंट कितने छोड़ के लगेगा 3 छोड़ के, 7 1 दे रखा है तो पॉइंट 7 से पहले कितने जीरो लगाएंगे 1 2 जीरो, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.007। क्या हो जाएगा 0.007, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41, ये भी बहुत ही सिंपल है। क्या दे रखा है कि 3/16 का मतलब होता है गुणा, क्या होता है का मतलब गुणा, 3/8 प्लस क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है। ठीक है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये करेंगे इसको तो 8 6 जा 48, 48 का 8 4 128 128 प्लस 1/2। अब क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 128, एलसीएम क्या हो जाएगा 128, तो हो जाएगा 9 प्लस 128 कितनी बार में आएगा 64 में, क्योंकि 64 × 2 करेंगे तो 128, तो यहाँ हो जाएगा 64। अब देखिए 64 + 9 कितना हो गया, तो 64 में 6 प्लस करते 70 + 3 73, तो 73/128 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 73/128, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी देगा वो आपको एक दो, कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से कुछ हिस्सा वह 8% के लाभ पर बेचता है एवं शेष पर 18% का लाभ करता है। ठीक है, उसे कुल विक्रय पर 14% का लाभ होता है, 8% लाभ पर बेचा गया परिणाम है, यानी कि 1000 किलो में से 8% लाभ पर वो कितना बेचता है। तो मान लीजिए उसने 8% लाभ पर कितना बेचा, तो 8% लाभ पर उसने बेच लिया मान लीजिए x kg, कितना बेचा x kg, तो 18% पर कितना बेचेगा, वो बेचेगा सर 1000 - x kg, क्योंकि टोटल कितना है 1000 है। ठीक है, ये समझ में आया आपको।
कि अगर वो 8% लाभ पर x kg बेच रहा है तो 18% लाभ पर कितना बेचेगा सर, 1000 में से x को घटा देंगे तो बचेगा जो क्या बेचेगा वो 18% लाभ पर बेचेगा। इसके बाद हम मान लीजिए कि जो चीनी की सीपी है, यानी कि सीपी है वो कितना मान लिया, 100 रुपए किलो मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, सीपी 100 रुपए किलो है, ठीक है। तो एसपी क्या होगा, यहां पे इंपोर्टेंट है, एसपी हो जाएगा 114 रुपए किलो। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है कि उसने कंप्लीट जो 1000 किलो बेची है उस पर 14% का लाभ कमाया है, यानी कि उसने बेचा है 114 रुपए किलो में। अगर 100 रुपए किलो में खरीदा है तो 114 रुपए किलो में क्या करेगा वो बेचेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट है कि अगर 1 किलो 114 रुपए किलो में बेचेगी तो उसने 1000 किलो को कितने में बेचा होगा, तो 1000 किलो इंटू 114 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,14,000 रुपए में बेच दिया उसका, यानी कि जो सेलिंग प्राइस आगे कंप्लीट वो हो जाएगी 1,14,000, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहां से है मेन चीज, हम स्टार्ट करते हैं कि 8% लाभ पर वो कितना किलो बेचेगा। तो 8% का लाभ मतलब अगर 100 में खरीदा है तो 8% का लाभ होती है कितना हो जाएगा, 108 रुपए किलो। और किलो यानी कि कितना किलो बेचेगा, x किलो बेचेगा, प्लस 1000 माइनस x, इसको कितने पे बेचेगा, 18% लाभ का मतलब है 118 रुपए किलो में बेचेगा। और यही किसके बराबर होनी चाहिए, 1,14,000 के बराबर, क्योंकि टोटल कॉस्ट प्राइस तो यही है, सेलिंग प्राइस तो यही है ना उसकी। तो अब देखिए इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, तो 108x प्लस यहां से हो जाएगा 1,18,000 माइनस 118x बराबर कितना हो जाएगा, 1,14,000। माइनस का 118x बढ़ा है तो माइनस वाले को इधर ले जाएंगे, 1,14,000 वाले को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 118x माइनस 108x बराबर हो जाएगा 1,18,000 माइनस 1,14,000, ठीक है। यहां से बच गया कितना, 10x, वो किसके बराबर हो जाएगा, 4,000 की। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए तो x बराबर कितना आ गया, 400, यानी कि उसने कितनी बेची है, 400 किलोग्राम चीनी कितने में बेची है, 8% के लाभ पर बेची है, ठीक है। कितने पे बेची है, 8% के लाभ पर बेची है। बिल्कुल सिंपल सा, देखिए दोबारा समझना है ध्यान से। हमने क्या माना है कि 8% लाभ पर उसने मान लीजिए x किलो चीनी बेच दी, तो 18% लाभ पर कितना बेचेगा, 1000 माइनस x किलो बेचेगा। अब हमने मान लिया कि मान लीजिए उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 100 रुपए किलो थी। अगर 100 रुपए किलो कॉस्ट प्राइस थी तो वो बोल रहा है कि टोटल जो उसका ट्रांजेक्शन हुआ, यानी कि चीनी 1000 किलो बेची, उस पर उसने 14% का लाभ कमाया, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस 114 रुपए पर केजी रही होगी। अब मान लीजिए 114 रुपए पर केजी है तो 1000 किलो पे उसने कितना बेच दिया, कितने में बेच दिया, 1000 किलो को 114 रुपए पर किलो के हिसाब से 1,14,000 में बेच दिया। अब जो उसके पास अमाउंट आया वो 8% और 18% लाभ पे बेचा, उसके बराबर ही तो आएगा। तो 8% लाभ का मतलब है 100 रुपए किलो में खरीदा है तो 108 रुपए किलो में बेचा होगा, कितने को, x किलो को, प्लस अगर 100 रुपए किलो में खरीदा है, 18% लाभ पे बेच रहा है तो 118 रुपए किलो में बेचेगा, कितने को बेचेगा, 1000 माइनस एक्स को, वो किसके बराबर, 1014 के। काट पीट के हमने इसको सोल्व करा तो क्या आ जाएगा, x बराबर 400 किलो। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज जितना सिंपल सोच के आप कर सकते हैं वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, कि एक संख्या का 65% उस संख्या की 4/5 से 21 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए संख्या क्या है, x है, तो माना, क्या माना, संख्या बराबर क्या है, x। तो 65%, अब 5% की 65% को क्या लिखेंगे, देखिए परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5% कितना होता है, 1/20, तो क्या हो जाएगा, 13/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13/20, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर क्लास में करवा चुके हैं, आपको वो क्लास देखनी है जाके। तो एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है, इसको ध्यान रखिए कि 4/5 से। तो मान लीजिए संख्या का 4/5 x माइनस करते हैं हम कितना, 13/20 x, वो कितना आएगा, 21, क्योंकि इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, क्योंकि ये 21 ज्यादा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, यहां से हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा कितना, 20, 5 चौके 20, 16x माइनस 13x बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे सोल्व, तो यहां से 16x माइनस 13x 3x, और वो किसके बराबर आ जाएगा, 21 गुणा 20 के, इसको काट दीजिए 7 से। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 इंटू 7 करेंगे 140, कितना आएगा, 140, यानी कि संख्या कितनी है, 140
40। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है, संख्या ज्ञात की। जब देखिए 65% को क्या लिखेंगे, 65% को क्या लिखेंगे, 13/20 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 5% होता है 1/20, 65% उसका 13 गुना है तो 13/20। संख्या मान ली x है, अब वो बोल रहा है कि 4/5 से 21 कम है, यानी कि 4/5 x में से अगर हम 13/20 घटाएंगे तो उनका अंतर आएगा 21। क्या आएगा? अंतर 21 आएगा। इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, कट पीट के हमारा आंसर हो जाएगा 140। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको भी मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं ये करने का कि 800 रुपए का 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? पहले तो आपको आना चाहिए 5% निकालना। क्या आना चाहिए? 5% को क्या लिखते हैं? तो 5% को लिखते हैं 1/20। देखिए 5% बराबर को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/20। अब ये तो हो गया मान लीजिए पहला साल, ये हो गया दूसरा साल। अब 800 रुपए का कितना है? 1/20, तो 800 इंटू 1/20 करेंगे तो 10 से 10 कट गया, 20 से कटेंगे 40, यानी कि पहले साल 40, दूसरे साल भी 40। ये तो क्या है? साधारण ब्याज है। ठीक है, पहले साल 40, दूसरे साल 40। अब ये जो 40 है, ये वाला भी तो इसको, क्योंकि ब्याज के ऊपर, चक्रवर्ती का मतलब ही क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना। तो ये 40 भी ब्याज देगा। कितना देगा? 1/20 देगा। तो 40 गुणा 1/20 करेंगे यहां से, 20 दूना 40, यानी कि ये कितना देगा? 2 रुपए देगा। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं, जोड़ना है। 40 40 80 2 82 रुपए। ये लो, चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया? 82 रुपए, ऑप्शन सेकंड। फॉर्मूला लगना ही नहीं है, 21/20 काटना फलाना नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, डायरेक्ट बताया। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए कि हमेशा पहले साल क्या होता है? ब्याज बराबर होता है सिंपल और कंपाउंड, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल हमेशा बराबर होता है। तो हमने क्या करा? 5% को 1/20 लिख लिया, 800 का 1/20 निकाला तो 40 आ गया, यानी कि पहले साल 40 रुपए 800 पे, दूसरे साल भी 40 रुपए 800 पे। अब ये तो हो गया साधारण ब्याज। अब जो पहले साल के 40 रुपए थे वो भी तो दूसरे साल वाले को ब्याज देंगे, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। 40 रुपए का 1/20 निकाला, कितना आया? 2 रुपए। तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज 2 सालों को कितना हो गया? 82 रुपए। ठीक है, अगला है गणित का आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल और प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है, यानी कि प्रथम 3 का औसत कितना है? 15, यानी कि 15 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। प्रथम 3 को मान लिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंतिम 3 का औसत कितना है? 16, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ का औसत। ठीक है, वो कितना है? 16, यानी कि 16 इंटू 3 करेंगे कितना आ गया? 48। यदि अंतिम संख्या 19 है, अब देखिए ये जो दे रखी है चौथी संख्या, ये हमें बता दी उसने कि 19 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 48 माइनस 19 करेंगे हम। क्या करेंगे? 48 माइनस 19 तो कितना बच गया? ये हो जाएगा 29, यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या है वो कितनी है? दोनों का योग है 29। तो यहां पे तीनों का योग कितना है? 45। तो इसमें से अगर हम वैल्यू पुट कर दें किसकी? दूसरी और तीसरे की, तो हमें फर्स्ट का मिल जाएगा। उसने यही पूछा, प्रथम संख्या है, तो 45 माइनस 29 करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 ही क्या है? हमारी पहली संख्या होगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 15, तो हमने क्या ले लिया? 15 इंटू 3 45। फिर वो बोल रहा है कि अंतिम 3 का औसत 16 है, तो यानी कि अंतिम 3 का औसत 16 48 हो गया। अब वो बोल रहा है चौथी संख्या क्या है? 19 है। चौथी संख्या का मान 19 दे दिया, तो चौथी घटा दी हमने, तो 29 बच गया। तो दूसरी और तीसरी संख्या का जो योग है वो कितना है? 29 है, यानी कि औसत मान लीजिए 29 है। तो यहाँ पे जो पहली 3 संख्या इसमें अगर हम दूसरी और तीसरी का मान रख दें, औसत रख दें, तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी। तो दूसरी और तीसरे का मान कितना है? 29। तो 45 माइनस 29 करेंगे तो 16 आ जाएगा, वही क्या है? हमारी पहली संख्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसके थे? गणित के थे जो क्वेश्चन। अब हम 5 क्वेश्चन करेंगे तर्क शक्ति के। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं तर्क शक्ति का, कोडिंग डिकोडिंग का है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि एक क्वेश्चन यहां से आएगा। तो देखिए यूनाइटेड को लिख रहा है WPKVJF। बार बार आपको बोल रहे हैं कि जो वर्ड होते हैं अल्फाबेट, उनका आपको क्या ऑर्डर पता होनी चाहिए, नंबरिंग पता होनी चाहिए। तो देखिए यू से W हो रहा है, यू कितने पे आता है? यू आता है किस पे? 21 पे। किस पे आता है? 21 पे। W आता है 23 पे। N किस पे आता है? N आता है 14 पे। 16 पे आता है P, यानी कि कितना हो रहा है? +2। I किस पे आता है? 9 पे। K आता है किस पे? 11 पे। ठीक है, यानी कि +2 हो रहा है। अगर हम बात करें भारती का, यहां से डायरेक्ट भारती का, तो B के बाद +2 करेंगे तो C और D। अब C और D करेंगे तो देखिए तीसरा और दूसरा ऑप्शन। एलिमिनेशन मेथड आपको लेके चलना ही पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड के अलावा जल्दी करने का कोई
ऑप्शन होता नहीं, आपको एलिमिनेशन करना होगा। देखिए दूसरा तीसरा कट गया। एच का मतलब होता है कितना, एच के बाद +2 करेंगे तो क्या आएगा, एच के बाद जे आएगा +2 करते ही, ए में +2 करते आएगा सी, तो डी जे सी दोनों में आ रहा है। उसके बाद देखिए आ रहा है क्या, आर, आर के में +2 करेंगे तो 18 + 2 20, 20 में आता है टी, डी जे सी टी, डी जे सी पी, डी जे सी टी, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है, यही हमारा 4th राइट आंसर हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आपको लेके चलना है। ए बी व सी की माता है, ये देखिए क्वेश्चन शायद पिछला वाला रिपीट हो गया, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ए क्या है, बी व सी की माता है, तो ए मान लीजिए माता है, ठीक है, किसकी, बी और सी की, ठीक है, माइनस का मतलब होता है फीमेल। यदि डी सी का पति है, अब देखिए यहां पे दे रखा है डी, ये क्या है प्लस, ये माइनस, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। तो क्या पूछ रहा है, ए डी से के लिए क्या है, अब देखिए पत्नी की माता क्या होती है, सास होती है, तो यहां से ए डी के लिए क्या है, सास है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। जो संबंध सेंटीमीटर का मीटर से है, वही संबंध पैसे का किससे है, पूंजी सिक्का रुपया धन। तो देखिए किससे है, रुपये से, क्योंकि मीटर की जो छोटा होता है वो होता है सेंटीमीटर, वैसे ही रुपये का जो छोटा होता है पैसा। ठीक है, अगला देखिए आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन डायरेक्शन के, ठीक है, दिशा दूरी का है। क्या बोल रहा है कि एक सिपाही तेज आवाज सुनकर पुलिस चौकी से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर भागा। तो हर बार जब भी दिशा दूरी के क्वेश्चन करने होते हैं तो आपको क्या बनाने लेना है, ये सिंबल बनाने की, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वो बोल रहा है एक सिपाही तेज आवाज सुनकर पुलिस चौकी से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर भागा। तो ये हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे पुलिस चौकी यहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है पुलिस चौकी, यहाँ पे। वो क्या भागा, 6 किलोमीटर, कितना भागा, 6 किलोमीटर भागा। ए पॉइंट पे पुलिस चौकी मान लेते हैं, ठीक है, ए पॉइंट पे। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। तो देखिए यहां से बाईं मुड़ेगा इधर, यहां से भी कितना जाता है, 6 किलोमीटर जाता है। वहां से 6 किलोमीटर बाईं ओर भागकर तेज आवाज वाले स्थान, अब यहां से भी 6 किलोमीटर बाईं ओर जाएगा, तो ये यहां पे आ गया, ठीक है, 6 किलोमीटर। अब वो क्या पूछा, वहां से सीधी पुलिस चौकी जाने के लिए कितना और किस दिशा में चलना होगा। देखिए अब इसमें बिल्कुल आपको क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, लैंग्वेज इतना बड़ा देख के डरना नहीं है। अब यहाँ पे उसको कहाँ जाना है, ये लीजिए पुलिस चौकी यहाँ पे आना है। यहाँ पे है तो ऊपर की ओर कौन सा होता है, उत्तर होता है, और कितना होगा, तो ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तो ये भी क्या होगा, 6 किलोमीटर। तो यानी कि 6 किलोमीटर से उत्तर की ओर जाना होगा। ठीक है, कितना, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर जाना होगा। ठीक है, तो साथियों ये क्लास थी पूरे 50 क्वेश्चन की, मॉडल पेपर सेकंड। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कुछ नए कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, क्वेश्चन को कैसे सिंपल रखना है वो भी आपको बताया है कि जितना सिंपल रखेंगे उतना ही इजी होगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो गए या इसके रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको एलिमिनेटर मेथड लेके चलना है, जल्दी आंसर निकालना हो तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, हमारे ऐप को शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल है उसके लिंक को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को साथ हमारे साथ जोड़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम लेके आएंगे एक और मॉडल पेपर, कुछ और क्वेश्चन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को ऐसे करते रहिए, और इसकी पीडीएफ हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।